सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं 3D के अगले वीडियो पर और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जी हाँ, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो आप याद करो, एंगल बिटवीन टू लाइंस हम जानते थे। मैंने बताया था कि अगर हमको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमेशा हम लोग क्या करते थे, लाइंस के बीच के एंगल को निकालने के लिए, मान लो ये मेरे पास एक लाइन है MB1 और ये दूसरी लाइन है A2 + NB2। तो मैंने बताया था कि अगर आपको लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो आप इन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए, क्योंकि ये वो वेक्टर होते हैं जो लाइंस के पैरेलल होते हैं। तो हमेशा क्या फार्मूला बनता था, cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम लोग इस मेथड से निकालते थे और इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख लेते थे। ये हो जाता था A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल हम लोग हमेशा इस मेथड से निकाला करते थे। A1 B1 C1 क्या हो गए, A1 B1 C1 हो गए एक लाइन के पैरेलल वेक्टर के dr, और A2 B2 C2 क्या हो गए, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर के dr। कुछ ऐसा था, मान लो एक लाइन है, इसके dr है A1 B1 C1 और दूसरी लाइन है, इसके dr क्या है बोलो, A2 B2 और C2। तो इनके बीच का एंगल ये हम लोग इस मेथड से निकाल लिया करते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में। ये सारे वीडियो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सारे वीडियो देखो बेटा इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ये हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको समझाया था। देखो अब अगर हमें दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। मतलब अगर हमें प्लेन्स के बीच का एंगल चाहिए तो हमें नॉर्मल्स के बीच का एंगल चाहिए। देखो जैसे मान लो एक प्लेन ये है R डॉट N1 बराबर D1। मैंने बताया था कि प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है R डॉट N बराबर D, और दूसरा प्लेन मान लो ये है R डॉट N2 बराबर D2। तो अब हमें N1 वेक्टर और N2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए एक्चुअली, क्योंकि N1 N2 क्या है, प्लेन के नॉर्मल है। तो बड़ा आसान है, cos थीटा क्या होगा बोलो, N1 डॉट N2 अपॉन N1 का मॉडुलस N2 का मॉडुलस। ठीक है, फिर देखो यहीं पर अगर मान लो थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 का मतलब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो जाएं, तो मतलब उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। मतलब क्या हुआ कि प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। मतलब अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। देखो समझो, मान लो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, देखो ये सोचो, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। सोचो जैसे ये इसका नॉर्मल है ना, और इस वाले प्लेन का देखो नॉर्मल ये होगा। तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। सोचो आप देखो, अब आपकी जमीन है और ये वाली दीवार है, इस दीवार का नॉर्मल देखो ऐसे आएगा और जमीन का नॉर्मल देखो ऐसे आएगा। तो देखो दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गए ना। तो मतलब अगर हम थीटा को 90 रखें तो मतलब क्या हुआ, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो ऐसे में cos 90 देखो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर बराबर 0। क्या समझे, तो दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो गए बोलो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया।
क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना। तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा एक बात और समझो, देखो मान लीजिए दो प्लेन्स पैरेलल हैं। मान लो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, देखो समझो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे। नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। देखो जैसे ये दो प्लेन हैं, पैरेलल हैं, इसका नॉर्मल देखो ये होगा और इसका नॉर्मल देखो ये होगा, तो दोनों नॉर्मल कैसे हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। और दोनों नॉर्मल्स पैरेलल का मतलब क्या हो गया, n1 इसका नॉर्मल है और n2 इसका नॉर्मल है, तो मतलब n1 एंड n2 आर पैरेलल, मतलब दोनों नॉर्मल हो गए पैरेलल। और दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि पहला वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट टाइम दूसरा वेक्टर। हमेशा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल को हम कोलिनियर भी कहते हैं, याद रखो वेक्टर के केस में। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को हमेशा दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। कोलिनियर वेक्टर देखो बेटा, तुमको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। वेक्टर में जाओगे, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा वीडियो है, लिख दो चाहे कोलिनियर वेक्टर बाय HD सर, अपने आप आ जाएगा, या कोलिनियर वेक्टर बाय हरिओम दुबे सर, अपने आप आ जाएगा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बातें हमको याद रखनी है। अच्छा इसी को हम कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा एक प्लेन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और मान लो दूसरा प्लेन ये है a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0, तो a1 b1 c1 इसके हो गए dr, ठीक है, और a2 b2 c2 इसके हो गए dr। इसके dr मतलब इसके नॉर्मल के dr, a1 b1 c1 पहले प्लेन के नॉर्मल के dr, a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के dr। तो अगर हमें cos थीटा चाहिए तो देखो यही फार्मूला काम करेगा, क्या बन जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो इससे भी हम दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। a1 b1 c1 क्या होगा, पहले प्लेन के नॉर्मल के dr, a2 b2 c2 क्या होगा, दूसरे प्लेन के नॉर्मल के dr। मैंने बताया था कि जब भी कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन होता है तो जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं, मतलब जो a b c होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल के dr होते हैं, बस समझे ना। तो इससे भी निकाल सकते हो। अब देखो अगर थीटा यहाँ 90 रख दें तो फिर वही कंडीशन मिल जाएगी, क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, है ना। अगर मान लो थीटा बराबर 90 इसमें रख दें, मतलब प्लेन्स को परपेंडिकुलर ले लें, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो इससे देखो हमें दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर होने की ये एक कंडीशन मिल जाएगी, समझो ध्यान से। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। तो इसको लिखो जरा बच्चों, हम लोग एक दो सवाल इस पे जब तक नहीं करेंगे तब तक लाइफ में मजा नहीं आने वाला। लिखो जरा ध्यान से। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी हो पानी, पानी रे पानी हो। भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मैं क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन मान लो ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। ठीक है, एक प्लेन्स है r डॉट आई माइनस जे प्लस 2k बराबर 3 और दूसरा प्लेन है r डॉट 2y प्लस जे माइनस 3k बराबर 4। हमें दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो ये इसका n1 वेक्टर हो गया, क्या हो गया i माइनस जे प्लस 2k, और ये इसका n2 वेक्टर हो गया 2y प्लस जे माइनस 3k। तो cos थीटा क्या हो गया बोलो, ये हो गया n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस, है ना, n1 n2 के बीच का एंगल। तो बस क्या बना बोलो, n1 डॉट n2 करोगे तो क्या होगा 2, भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अरे पहली बार थोड़ी निकालना है यहाँ डॉट प्रोडक्ट, अब तक कम से कम 150-200 बार निकाल चुके हैं डॉट प्रोडक्ट, इसमें ऐसा क्या देख रहे हो भाई। हाँ ये क्या हुआ बोलो -1, ये क्या हुआ -6 अपॉन n1 का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ इसका मॉड निकालो तो 1 प्लस 1 प्लस 4, है ना भाई। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब क्या, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 हो गया। n2 का मॉड कितना हो गया बोलो, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट स्क्वायर 4, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 और ये क्या हो गया 9। तो देखो cos थीटा क्या हो गया बोलो, -7 और +2 तो -5 अपॉन अंडर रूट 6 और अंडर रूट 14। तो इससे देखो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दैट। बस समझे। तो इससे बच्चों हमें दो प्लेन्स के बीच का एंगल मिल गया, है ना। तो जब भी हमें दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना होगा, हमेशा हम उनके नॉर्मल्स के बीच के एंगल को निकालेंगे, याद रखो हमेशा। ठीक है, लिखो जल्दी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी हो, पानी पानी रे पानी हो। देखो एक और बेटा क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ टू प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस लैम्डा वाई प्लस का म्यू जेड माइनस 3 बराबर 0 आर पैरेलल। मतलब ये दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो बताना है कि लैम्डा और म्यू क्या होगा। देखो दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं, मैंने क्या बताया, जैसे कि n1 वेक्टर क्या होगा सोचो, dr के नॉर्मल क्या है, नॉर्मल के dr क्या है 2 - 1 3। भाई x y z के कोफिशिएंट क्या होते हैं, नॉर्मल के dr, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया देखो 2i माइनस जे प्लस 3k, है ना, 2 - 1 3, उसको i j के से मल्टीप्लाई कर दो। देखो n2 वेक्टर दूसरे वेक्टर के दूसरे प्लेन के नॉर्मल का dr क्या हो गया 1 लैम्डा म्यू, तो i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, तो 1 लैम्डा म्यू यानी कि i लैम्डा जे प्लस म्यू के, है ना भाई। x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा नॉर्मल के dr होते हैं, तो dr में i j के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर बन जाता है, बस खत्म। अब देखो चूंकि ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया n1 वेक्टर बराबर कुछ कांस्टेंट टाइम मान लो m टाइम n2 वेक्टर,
n1 वेक्टर क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। तो क्या समझो हुआ, 2i माइनस जे प्लस 3k बराबर m इंटू n2 वेक्टर क्या हुआ, i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, है ना। n1 वेक्टर ये हुआ और कांस्टेंट टाइम n2 वेक्टर क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि प्लेन पैरेलल है। अब देखो i का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो क्या हुआ, 2 बराबर m, j का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो -1 और देखो j का कोफिशिएंट क्या हो गया, लैम्डा m, k का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो 3 बराबर क्या हो गया, म्यू m, तो m बराबर 2 आ गया। यहां से देखो लैम्डा कितना हो गया, -1/m, तो -1/2 हो गया। देखो यहां से म्यू निकालो तो 3/m, तो 3/2 हो गया। तो ये देखो लैम्डा म्यू आ गया। देखो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो दो प्लेन्स आपके पास हैं, a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब चूंकि दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल है ना। देखो पहला का जो dr है, पहले के जो नॉर्मल के dr है वो ये है और दूसरे के जो नॉर्मल के dr है वो ये है। अब चूंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं बोलो, पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दो लाइंस के dr मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो ये वही चीज लास्ट में आएगी अपने आप ही। क्योंकि देखो i का कोफिशिएंट i से कंपेयर कर दो, j का j से, k का k से, ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सब स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं बेटा, कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं उनके dr ये हैं तो उनमें ये कंडीशन होती है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं। बिल्कुल वही चीज है कि अगर दो नॉर्मल पैरेलल हैं उनके dr ये हैं तो ये कंडीशन हमेशा हम लगा सकते हैं। बोलो भाई मजा आया कि नहीं। मस्त होके पढ़ो, टेंशन रहित पढ़ो, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके पढ़ो, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। अगर पढ़ाई के साथ टेंशन करोगे ना तो पढ़ाई कभी अच्छी नहीं होगी। मस्त होके पढ़ो, मेहनत करो लेकिन टेंशन नहीं करो। टेंशन करने मेहनत करने में अंतर है। मेहनत करो, परेशान मत हो, टेंशन नहीं करो, सब अच्छा होगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी भी दूसरे को नहीं देखो, कोई दूसरा क्या कर रहा कैसे कर रहा है इससे मतलब नहीं, अपने पर भरोसा रखो, तुम हमेशा आगे जाओगे। भरोसा रखेगा तू, और आगे जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो ज़्यादा पैसे कमाएगा वही आगे निकल गया। पैसे तो लोग बहुत गलत काम करके भी इस दुनिया में कमा लेते हैं, ध्यान देना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसा इतना इतना कमाए बैठे हैं कि इंजीनियर क्या कमाएगा, लेकिन गलत काम करके पैसा कमाते हैं। तो गलत काम करके पैसा कमाना कोई ये नहीं कि आप आगे बढ़ गए। अच्छे काम करो, हमेशा देश की सेवा करो, अपने अच्छे काम करो, लोग नाम लें, उस तरीके से जो पैसा आए चाहे भले ही कम आए वही सबसे अच्छा पैसा होता है ना। ऐसे ऐसे गैंगस्टर पड़े इतना इतना पैसा कमाए हैं सोचो, लेकिन कोई उन्हें अच्छे कामों के लिए कभी याद थोड़ी करता है। अच्छे कामों के लिए याद किए जाओ, कुछ ऐसा काम करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से। देखो एक और हम लोग देखो क्वेश्चन यहां पर करते हैं। वैसे तो हर रंग में तेरा मुखड़ा खूब समाए, जब भी गिरे उम्मीदों पर। देखो मान लो हमें दो प्लेन्स दिए जाए, ठीक है। इफ टू planes are 2x plus y minus z equal to 4, x minus 3y plus z बराबर 2, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स। मतलब उस प्लेन का dr चाहिए जो कि दोनों ही प्लेन्स के परपेंडिकुलर है।
बात समझे? ऐसे प्लेन का डी आर चाहिए जो इन दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो, बात समझे? सोचो, देखो मतलब जो हमारा प्लेन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और जो हमारा प्लेन है वो इसके ही परपेंडिकुलर है। तो मतलब इस प्लेन का नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, समझो जरा ध्यान से, मान लो ये दीवार है, एक जमीन है, तो इसका, ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा और इसका नॉर्मल ये होगा। अब सामने वाली दीवार सोचो, वो दीवार जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं? सोचो, एक ये दीवार, एक ये दीवार, ठीक है, तो ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। अब वो सामने वाली दीवार जो है ना, सामने वाली दीवार, वो दीवार इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये हुआ कि जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, देखो इसके नॉर्मल के डी आर क्या है? 2 1 -1 और इसके नॉर्मल के डी आर क्या है? 1 -3 1, है ना? तो जो ये वाला प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो दो के परपेंडिकुलर अगर कभी कुछ चाहिए तो कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा, या फिर वो मैंने आपको एक तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, याद है? तो ये सब देखो वही स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट वापस आ रहे हैं। देखो एक काम करो, इसको एक वेक्टर मान लो, ए वेक्टर, क्या वेक्टर हो गया बोलो? ए, 2y + j - k, और इसको वेक्टर मान लो बी वेक्टर, i - 3j + k। तो देखो इसका नॉर्मल 2 1 -1, इसका नॉर्मल 1 - 3 1, तो ए वेक्टर मिला, बी वेक्टर मिला। अब जो ये एन वेक्टर मिलेगा, एन वेक्टर क्या होगा? वो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके, दोनों के क्या होगा बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सोचो, तो अब हमें जो एन वेक्टर चाहिए वो मिलेगा ए क्रॉस बी से, क्योंकि दो के परपेंडिकुलर कोई चीज चाहिए, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल के ही परपेंडिकुलर है और इसका नॉर्मल इसके भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा वेक्टर हुआ वो दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है? तो ए क्रॉस बी से मिलेगा, क्या होगा बोलो? i j और k। फिर देखो 2 1 -1, 2 1 -1, फिर देखो क्या हुआ? 1 - 3 1, ऐसे, है ना? तो इससे जो हमें नॉर्मल मिलेगा वो इस प्लेन का नॉर्मल होगा और उसके डी आर भी मिल जाएंगे। मैंने बताया बेटा हमेशा कि दो के परपेंडिकुलर कभी कुछ तीसरा चाहिए तो हमेशा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो क्या देखो हुआ? i ब्रैकेट में 1 - 3 माइनस j ब्रैकेट में तो 2, है ना, 2 + 1 और प्लस k ब्रैकेट में तो क्या हुआ? -6 - 1। बात समझे ना? i तो 1 - 3 माइनस j तो 2 + 1 प्लस k -6 में, देखो ये हुआ माइनस का 2i कैप, माइनस का 3j कैप और माइनस का 7k कैप। तो ये हो गया हमारा देखो n वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर होगा इसका जो डी आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो? -2 -3 -7, ये हो जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। बात समझे? तो अब हम इस प्लेन का डी आर मिल गया। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होती तो इस प्लेन का इक्वेशन भी निकाल सकते थे। जैसे कि मान लो इस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट दे देता तो हम इस प्लेन का इक्वेशन भी निकाल सकते थे, क्योंकि अगर हमें एन वेक्टर मालूम है, नॉर्मल मालूम है और पॉइंट मालूम है तो प्लेन का इक्वेशन निकल आएगा। बस समझे ना? तो हमेशा ध्यान रखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूजफुल रहते हैं, ठीक है? और इस प्रकार के सवाल अक्सर आते हैं कि एक प्लेन है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो और बाकी अगर चाहे तो इक्वेशन भी इसका हम निकाल सकते हैं, r.n = a.n करके, बस ए पॉइंट मालूम होना चाहिए था। लिखो बच्चों ध्यान से। तो देखो बेटा इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग प्लेन के, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग वीडियो में पढ़ रहे हैं, जिससे हमको मालूम रहे कि इस वीडियो में कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं,
ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।